नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप सभी देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने वाली विभिन्न इकाइयां, वेरियस यूनिट्स टू शो द कंसेंट्रेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता यानी कि मोलैरिटी। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे मोललता यानी कि मोलैरिटी, और थर्ड पे हम पढ़ेंगे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी, और फोर्थ पर हम पढ़ेंगे फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी। आज सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इन चारों सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयों के ऊपर रहेगा। पहले सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को शो करने के लिए आज हम 4 यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगी, मोल। मोल क्या होता है? सबसे पहले मोल का मतलब होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, इस रेशो को हम कहते हैं मोल। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि 1 मोल यानी 1 मोल H2O कितना होता है, 1 मोल H2O कितना होता है। तो आप सबसे पहले इसे सबसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि हमें किसी भी पदार्थ का 1 मोल चाहिए, यदि हमें किसी भी पदार्थ का 1 मोल, यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका अणुभार निकालें। अणुभार जैसे मुझे पानी का निकालना है यानी वाटर का, तो मैं लिखूंगा H2 यानी कि 2, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। यहां 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा, प्लस यहां 1 परमाणु ऑक्सीजन का भी है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 यानी 16 होता है। अतः इन दोनों का योग 18 यानी 18। अगर मैं 18 ग्राम अगर मैं वाटर ले लेता हूं तो मैं कहता हूं मैंने 1 मोल वाटर लिया है। यानी जब भी हम किसी पदार्थ का 1 मोल लेना चाहते हैं, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसका मोलिकुलर मास निकाल लें। जितना भी मोलिकुलर मास उस सब्सटेंस का होगा उतना यदि हमने उसे ग्राम में ले लिया तो हम कहते हैं कि हमने 1 मोल वाटर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि 1 मोल आप CO2 निकालें, कितना होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। C का होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16, यहां 2 है इसलिए 32 हो जाएगा। 32 और 12 को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा 44। और यदि मैं CO2 44 ग्राम ले लेता हूं तो मैं कहता हूं मैंने CO2 का 1 मोल लिया है। तो बहुत ही आसान है कि जब भी हमें किसी भी पदार्थ का यदि 1 मोल चाहिए तो हम उसके अणुभार के बराबर यदि उसका ग्राम में भार ले लें तो हम कहेंगे हमने 1 मोल वह पदार्थ लिया है। यदि मुझे 1 मोल पानी चाहिए तो मैं कहूंगा 18 ग्राम पानी अगर मैं ले लेता हूं तो ये 1 मोल पानी कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 1 मोल CO2 चाहिए तो आप
44 ग्राम CO2 अगर ले लेते हैं तो आप कहते हैं कि आपने 1 मोल CO2 लिया है। यानी ये इतना आसान हो गया है कि मोल हम किसी भी पदार्थ का यदि निकालना चाहें तो हमें सबसे पहले उसका अणुभार निकाल लेना है। जितना उसका अणुभार होता है यदि हमने उतना ही उसका ग्राम में भार ले लिया तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे 18 ग्राम पानी की बजाय दे दिया जाता 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम पानी दे दिया जाता तो मैं 9 ग्राम पानी से कितना मोल मिलता, तो आप इसे फार्मूले में रख सकते हैं। 9 ग्राम पानी के लिए मैं लिखूंगा पदार्थ का भार यानी कि 9 ग्राम अपॉन पदार्थ का अणुभार यानी मोलिकुलर मास, वो पानी का होता है 18, 9 अपॉन 18 यानी कि 1/2 मोल। अगर मुझसे कोई पूछता है कि 9 ग्राम पानी कितना मोल है तो मैं सीधे सीधे ये फार्मूला यूज करूंगा, पदार्थ का भार यानी मास ऑफ सब्सटेंस जो कि 9 ग्राम है और पदार्थ का अणुभार जो कि मेरे पास 18 ग्राम है, तो मैं 9 अपॉन 18 लिखूंगा, मुझे मिलेगा 1/2 मोल। यानी 9 ग्राम वाटर 1/2 मोल के बराबर होता है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि मोल कैसे निकाला जाता है। मोल अगर हमने निकाल लिया तो हम इस मोलैरिटी को यानी कि मोलरता को आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मोलरता क्या चीज है। मोलरता क्या चीज है? मोलैरिटी। कई बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं मोलरता क्या है और मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है, पूछा मोलरता है, दे दिया मोलरता। अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। आज ये सारी ग्रंथियां आपके दिमाग की हम खोल देंगे। देखिए मोलरता क्या है, आपको सिर्फ मेरी एक बात ध्यान से सुननी है और एक बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। यदि आपने वो एक बात समझ ली तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे तो हमें सब डेफिनेशन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम कहते हैं मोलरता। अब मोलरता के लिए मैंने आपके पास ये लाइन यहां पर लिख दी है। सबसे पहले हमें इस लाइन को समझ लेना है कि मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलयन कौन है तो आपको मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले कई बच्चों को विलयन में भी कंफ्यूजन होता है कि विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो विलयन क्या होता है? विलयन 2 भागों से मिलकर के बनता है। एक भाग होता है विलेय और एक भाग होता है विलायक। विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं और विलेय को हम सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलायक, यानी अधिक मात्रा वाला, मोर क्वांटिटी। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम सॉल्यूट कह देंगे, लेस क्वांटिटी। और विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिल जाते हैं तब जाके बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने कहा शक्कर की चाशनी, बहुत आसान है। चाशनी बनती है शक्कर और पानी से, यानी शुगर एंड वाटर। अब हम जानते हैं कि पानी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसे मैं कहूंगा यहां पर कि यह विलायक यानी कि सॉल्वेंट है। और शुगर पानी की तुलना में कम मात्रा में होती है तो मैं कहूंगा कि यहां शुगर यानी शक्कर विलेय अर्थात सॉल्यूट है।
तो इस तरीके से विलयन, विलेय और विलायक, सबसे पहले आप इसे क्लियर कर लें कि विलयन दो भागों से मिलकर के बनता है। एक भाग होता है विलेय और एक भाग होता है विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलयन के अंदर उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट यानी कि विलेय। अब इस विलेय विलायक का फंडा जब क्लियर हो जाता है तो हम मोलरता की इस परिभाषा को अब अच्छे से समझ सकते हैं। हमने लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट विद इन 1 लीटर ऑफ solution. Number of moles of solute, present within 1 liter of solution is called molarity, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास एक विलयन है जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम V लीटर है। मेरे पास एक विलयन है जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम V लीटर है, और उस V लीटर में मेरे पास जो विलेय उपस्थित है उसके मैंने N मोल घोल रखे हैं। N मोल किसके? विलेय के, विलेय यानी कि सॉल्यूट के। तो एक विलयन मेरे पास था जिसका वॉल्यूम V लीटर है, और उस V लीटर वॉल्यूम में N मोल विलेय के घुले हुए हैं। अगर V लीटर में N मोल घुले होंगे तो 1 लीटर में कितने मोल घुले होंगे? N/V। जिस राशि को हम यूनिट बनाते हैं हम हमेशा उसका डिवाइड कर देते हैं। मैंने यहां वॉल्यूम को यूनिट बनाया है तो मैं इस वॉल्यूम का यहां डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स मिल गए N/V, यानी 1 लीटर विलयन में N/V विलेय के मोल घुले हैं, और इसी को हम कहते हैं मोलरता यानी कि कैपिटल M। अर्थात अब मुझे फार्मूला मिल चुका है कि मोलरता कैपिटल M बराबर N/V होता है, जहां N कौन है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और V कौन है? विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, इसको हम कहते हैं मोलरता। अब मान लीजिए कि यदि मुझे विलेय के मोल नहीं दिए हैं प्रश्न में, तो मैं इसको आगे कैसे डेरिवेट कर सकता हूं फार्मूले को, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए, विलेय के मोल मैंने आपको बताया थे पदार्थ का भार बटे उसका अनुभाग। तो हम एक सूत्र और बना सकते हैं, ये आपका पहला सूत्र बना। दूसरा सूत्र हम बना सकते हैं कि मोलरता कैपिटल M बराबर मोल होता है पदार्थ का भार, पदार्थ यहां पर विलेय है, तो हम लिखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अनुभाग, गुणित विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन, विलेय का भार यानी मास ऑफ सॉल्यूट, इसे यदि मैं W1 से प्रेजेंट करूं, यह अनुभाग यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
इसे मैं m1 से डिनोट कर देता हूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसे मैं v से प्रेजेंट कर दूं तो मुझे m का फार्मूला मिल जाएगा W1 अपॉन m1 इंटू v। ये फार्मूला मुझे यहां पर मिल जाता है। मगर यदि मान लेते हैं कि वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया है, तब हम क्या करेंगे? यदि वॉल्यूम हमें लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया होगा तब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे m बराबर W1 अपॉन m1 यानी कि मॉलिक्यूलर मास, और मिलीलीटर में यदि वॉल्यूम दिया होता मिलीलीटर में v इन मिलीलीटर, v इन मिलीलीटर, तो इस मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसे हम भाग देते हैं। ये क्रॉस करके जब ऊपर आ जाएगा तो हमें मोलरिटी यानी मोलरता का एक फार्मूला प्राप्त होगा W1 इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू v इन मिलीलीटर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही से कई सारे न्यूमेरिकल प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। m यानी कि मोलरता, W1 यानी कि विलेय का भार यानी मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन m1 यानी विलेय का अनुभार मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू v यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यानी विलयन का मिलीलीटर में आयतन। इस सूत्र से हम कई सारे मोलरता के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है मोलरता का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मोलरता समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं आपको इसको एक लाइन को क्लियर करने के बाद मैं बाकी की टर्म को पहले आपको शॉर्टकट समझाऊंगा ताकि आपको बाकी की डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले मैंने आपसे वापस से रिवीजन के लिए कह देता हूं कि यहां हमने लिखा है मोलरता, और मोलरता की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमने लिखी है कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity यानी कि मोलरता। अब देखिए, यदि मैं यहां पर केवल 1 लीटर सेम लिख रहा हूं विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या अगर लिख देता हूं, यानी मैंने सिर्फ इस मोल की जगह ग्राम तुल्यांकी भार शब्द लिखा है, बाकी पूरा एज इट इज है। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और यहां मैंने लिखा है 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों, यानी सिर्फ यदि मैं ये एक शब्द मोल अगर बदल देता हूं तो मुझे जो परिभाषा प्राप्त होती है वो होती है नॉर्मलता की परिभाषा, यानी कि नॉर्मेलिटी। और यदि मैं यहां 1 लीटर विलयन की जगह 1 लीटर विलयन की जगह कोई चेंजेस ना करूं और मोल की जगह मैं यदि ग्राम सूत्र भारों की संख्या लिख दूं, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, यानी मोल की जगह यदि मैंने ग्राम सूत्र भार लिख दिया तो यह परिभाषा मुझे फार्मूलता की प्राप्त हो जाएगी। फॉर्मेलिटी। और यदि मैंने इस 1 लीटर विलयन की जगह 1 किलोग्राम विलायक लिख दिया, 1 किलोग्राम विलायक, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, और बाकी डेफिनेशन एज इट इज में उपस्थित विलेय के
मोलों की संख्या सेम रखना है, इसे चेंज नहीं करना है, तब हमें ये परिभाषा मिल जाती है मोललता की। मोललता यानी मोलैलिटी। यानी अब हमें ये बात समझ में आती है कि मोलरता की यदि मैंने परिभाषा याद कर ली कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। और यदि मैंने यहां मोल की जगह ग्राम तुल्यांक की बाहर लिख दिया, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो मुझे ये परिभाषा मिल जाएगी नॉर्मलता की। यानी 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। और यदि हमने इस ग्राम तुल्यांक की भार की जगह ग्राम सूत्रभार लिख दिया होता, यानी कि ग्राम फार्मूला मास लिख दिया होता, ग्राम फार्मूला मास, अगर मैंने यहां पर ग्राम फार्मूला मास लिख दिया होता तो दोस्तों मुझे मिल जाता फॉर्मेलिटी यानी फार्मूला। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को हम फार्मूलता कहते हैं, यानी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। और यदि मैंने यहां 1 लीटर विलेन की जगह 1 किलोग्राम विलायक लिख दिया और बाकी सेम रख दिया कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, तो हम कहेंगे मोललता यानी कि मोलैलिटी। यानी मोलरता की ये बहन हमें मिल गई मोललता। इसमें और इसमें केवल 1 लीटर विलयन, यहां 1 किलोग्राम विलायक। यानी मोललता विलायक के ऊपर निर्भर करती है, जबकि मोलरता केवल और केवल विलयन के आयतन पर निर्भर करती है। और आयतन को ताप प्रभावित करता है, इसलिए मोलरता ताप से प्रभावित होती है। और मोललता में विलायक का ग्राम आता है, यानी कि द्रव्यमान आता है, और द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। यानी टेम्परेचर अफेक्ट द मोलैलिटी वेयर एज टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोलैलिटी। यह भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि ताप को कौन प्रभावित करता है, मोललता या मोलरता। तो हम कहेंगे मोलरता ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है। टेम्परेचर अफेक्ट द मोलैलिटी वेयर एज टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोलैलिटी। उम्मीद करता हूं ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। और रही बात इन दोनों बहनों की कि नॉर्मलता क्या है भाई, तो नॉर्मलता में मैंने आपको बताया कि सिर्फ मोल की जगह मैंने ग्राम तुल्यांक की भार लिख दिया। अब कई जनों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ग्राम तुल्यांक की भार क्या है। कुछ नहीं, ग्राम तुल्यांक की भार अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो अणुभार में यदि मैं संयोजकता का भाग दे देता हूं, अणुभार में यदि मैं संयोजकता का भाग दे देता हूं, तो मुझे मिल जाती है ग्राम इक्विवेलेंट मास की संख्या, यानी ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या। यानी तुल्यांक की भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि NaOH का तुल्यांक की भार निकालो, तो सबसे पहले मैं NaOH का अणुभार निकालूंगा। हम सभी जानते हैं कि Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 यानी 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। उसके बाद ऑक्सीजन जिसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो जाता है 40 यानी 40। NaOH का अणुभार होता है 40। अब यदि मैं संयोजकता की बात करता हूं, तो हम सब जानते हैं कि Na सिंगल पॉजिटिव और OH होता है सिंगल नेगेटिव। हमें कोई भी एक चार्ज को देखना है, चाहे तो प्लस की संख्या देख लो, चाहे तो माइनस की संख्या देख लो। यहां प्लस की संख्या भी 1 है और माइनस की संख्या भी 1 है, और होगी भी सेम, क्योंकि हर एक यौगिक में जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस भी होते हैं।
तो यदि मैं इस 40 में एक का डिवाइड कर भी दूं तो मुझे फिर भी मिलेगा 40। यानी NaOH के मामले में अणुभार भी 40 और तुल्यांकी भार भी 40, यानी मोलिकुलर मास भी 40 होता है और इक्विवेलेंट मास भी 40 होता है। मगर मैं अगर NaOH की जगह ले लेता H2SO4, मैं ले लेता H2SO4, तब क्या होता? अगर मैं ले लेता H2SO4 तो क्या होता भैया, देखते हैं। थोड़ा मिट गया तो ले मैंने लिया H2SO4, तो सबसे पहले मैं इसका एटॉमिक मास यानी अणुभार निकालता हूं। हाइड्रोजन यहां पर 2 है और हम सब जानते हैं एक एटम का 1 तो 2 एटम का 2। S सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास और एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का होगा 64। 64 32 इनटू सबको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये मिलेगा 98 यानी 98। यानी H2SO4 का जो अणुभार यानी कि एटॉमिक मास है वो होता है 98। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसका तुल्यांकी भार भी 98 है? नहीं, इसका तुल्यांकी भार 98 नहीं है। तो फिर कितना है देखते हैं। अगर मैं H2SO4 को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलेंगे 2H सिंगल पॉजिटिव आयन और मिलेगा SO4 2 नेगेटिव आयन। यानी यहां मैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, यानी ऋण आवेशों की संख्या यहां 2 है और एक H के ऊपर 1 प्लस तो 2 H के ऊपर 2 प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज भी 2 है। और मैंने आपको बोला था जितना प्लस उतना ही माइनस होगा और हमें सिर्फ एक संख्या देखनी है, या तो प्लस की देख लो या माइनस की देख लो। तो वो यहां पर 2 है तो 98 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से तो मुझे मिलेगा 49। यानी कि H2SO4 के मामले में अणुभार तो 98 है, 98 है, मगर तुल्यांकी भार 49 ही है। यानी एटॉमिक मास ऑफ H2SO4 is 98 but equivalent mass of H2SO4 is 49। तो इस तरीके से आप यदि मोल की जगह तुल्यांकी भार लिख देंगे और जो सूत्र थे उसमें अणुभार की जगह तुल्यांकी भार लिख देंगे तो आपको सारे सूत्र नॉर्मलता के प्राप्त हो जाएंगे। और अंतिम है फार्मूलता, और फार्मूलता में आपने लिखा है ग्राम सूत्र भार। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप अणुभार निकालते हैं वही होता है ग्राम सूत्र भार। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई जब अणुभार ही ग्राम सूत्र भार है तो फिर जो मोलरता है यानी कि मोलेरिटी है वहां पर मोल में जो अणुभार आता है और यहां सूत्र भार आएगा तो दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। तो फिर फार्मूलता क्यों दी? क्योंकि जब हमारे पास आयन होता है तो हम वहां अणुभार नहीं लिखते हैं, हमें वहां लिखना पड़ता है सूत्रभार। और आयनों के मामले में यानी विद्युत अपघट्य पदार्थों में जब हमें आयन की कैलकुलेशन करना होगी तो उसके लिए वहां पर एक नया टर्म दे दी गई फार्मूलता यानी फॉर्मेलिटी, और इसीलिए यहां पर लिखा गया है ग्राम सूत्र भार। तो ग्राम सूत्र भार में और अणुभार में कोई अंतर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों परिभाषाएं और उनके सूत्र जो हैं ये समझ में आए होंगे। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल RS रविंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।